हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लेकर आया है गुप्त साम्राज्य। ठीक, आपको हम बताते हैं क्या हम आपके साथ हर दिन एक चैप्टर हम आपके साथ लूसेंट का चर्चा करेंगे। तो वही आज गुप्त साम्राज्य। और दोस्तों, आपके लिए हम करेंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सारे का कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय। ठीक, गुप्त साम्राज्य का उदय जो है वो कब हुआ था? तो वो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। देखिए, गुप्त साम्राज्य कब हुआ का उदय, यानी गुप्त साम्राज्य का शुरुआत हुआ 3री शताब्दी में शुरू हुआ। ठीक, 3री शताब्दी यानी 200 से 300 साल के बीच। ठीक, ये 200 से 300 साल के बीच इसको दूसरी शताब्दी कहते हैं। ठीक, अंत में शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट हुआ, यानी कि 300 ईस्वी के आसपास में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ। प्रयाग राज्य में एक जगह है कौशाम्बी, वहीं हुआ। ठीक, फिर गुप्त साम्राज्य के संस्थापक तो ये श्री गुप्त हुए, जो कि 240 से 280 तक ये रहे। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। ठीक, श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच हुआ, जो 280 से 320 तक रहे। ठीक, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक, क्या किया इसने? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। ठीक, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ठीक, देखिए, गुप्त संवत की शुरुआत कब चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया, और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ। ठीक, जो 355 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। ठीक ना, इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। यानी आर्यव्रत के 9 शासक और दक्षिणाव्रत के 12 शासक को इसने हराया है युद्ध में। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। ठीक, इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की है। समुद्रगुप्त ने क्या किया है? तो अश्वमेध कर्ता का उपाधि धारण किया है। समुद्रगुप्त संगति प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। ठीक, समुद्रगुप्त संगति प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्किम पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। ठीक, समुद्रगुप्त ने विक्रमंक का उपाधि धारण की थी। क्या कौन सा समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया था? तो विक्रमक। ठीक, इसे कविराज भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? कविराज। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? तो चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट और क्या है? फिर देखिए है कुमारगुप्त प्रथम जो है, इसका उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। ठीक, कौन हुआ? तो स्कंद गुप्त हुआ। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर वो स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। ठीक, स्कंद गुप्त ने पूर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त ने क्या किया? पूर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोपना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक
इकाई भुक्ति थी, जिसने शासक उपारक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। क्या कहलाता था? दंडपाशिक। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक, इसमें क्या कहा जाता था? पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट। यह आपको तो आसानी से याद रख जाएगा, चाट भाट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर त्रामपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों का क्रियाकलाप का उल्लेख है। किसमें है? गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर पूर्व ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों का क्रियाकलापों का उल्लेख है। ठीक, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग था, यानी 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ। ठीक, पहले 1/4 भाग था, यानी 1/4 था, अब 1/6 भाग कर दिया। ठीक, ठीक ना। अब इसमें देख लीजिए, ये 5 चीज़ें कुछ। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चारगाह पशुओं, चारगाह मतलब होता है पशुओं, सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कोई त्रुटि भी होती है। साथ में आप हमारे साथ इंग्लिश भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से जाकर मैथ्स भी, रीजनिंग भी, वो सब देख के भी आप हमें कमेंट में उन सब का बता सकते हैं कि क्या त्रुटि है कोई, या उसमें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बेझिझक करके करिए, उनमें सुधार होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही।